हेलो दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल देहाती टीचर जीके जीएस के चैनल पर से आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता ही है, मैं आपके लिए एडुटेरिया का बीएसएससी, इंटर लेवल और ग्रेजुएशन लेवल के लिए आने वाले सभी प्रकार के क्वेश्चन का यहाँ मैं आपको डिस्कस के साथ सेट नंबर 2 करवा चुका हूँ और आज सेट नंबर 3 कराने जा रहा हूँ, जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में फ़ायदा देगा, बेनिफिट देगा और आपको हमारे डिस्कशन से भी फ़ायदा होगा। इसलिए एक वीडियो को बार बार देखें और अपने भी देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा ना कुछ बोलते हुए मैं सीधे अपने क्वेश्चन पर जाता हूँ, अपने मुद्दे पर पहुँचता हूँ। और आज का चैप्टर का पहला क्वेश्चन जो है सेट नंबर 3 का क्वेश्चन ये रहा आपके बीच कि क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा और छोटा तरंग दैर्घ्य। तो जितना तरंग दैर्घ्य छोटा होगा उसमें उतनी ही ऊर्जा उच्च होगी। तो ये हमारे आंसर होगा एक्स किरण के साथ। आंसर हो जाएगा एक्स किरण। एक्स किरण का तरंग दैर्घ्य जो होता है 10⁻⁻8 मीटर से 10⁻10 मीटर से 10⁻⁻8 मीटर तक होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्वतों पर आच्छादित हिम यानी बर्फ, हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ नहीं पिघलने का कारण क्या है। तो एक साथ जो नहीं पिघलता है उसका कारण है कि इसमें संलग्न की गुप्त ऊष्मा उच्च होती है। इसमें जो संलग्न होती है इसकी गुप्त ऊष्मा उच्च होती है, इसीलिए एक साथ नहीं पिघलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। तो अंडाशय द्वारा जो किया जाता है कार्य, ये किया जाता है प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है, ये हार्मोन है। एस्ट्रोजन का स्राव होता है, ये भी हार्मोन है। और डिम्ब का भी निर्माण करता है। अतः इस प्रकार इनमें से सभी आंसर इसका हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइटा में बीजाणु मातृ कोशिका होती है। तो ब्रायोफाइटा के बारे में आप जानते ही हैं कि ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं? ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइटा के उदाहरण कुछ हैं लीवर बट, मॉस। ब्रायोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा वर्ग है, ये भी जानते हैं आप। तो इसका आंसर हो जाएगा द्विगुणित। ब्रायोफाइटा में बीजाणु मातृ कोशिका होती है द्विगुणित। अब अगला क्वेश्चन है आपके बीच कि आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है। तो आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना जो है वो है विसरण। कौन सा है? विसरण। तो आंसर सी हो जाएगा, विसरण हो जाएगा ए नंबर, ए विसरण ए में। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया की इकाई होती है। आप जानते हैं प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया की इकाई जो होती है वो राइबोसोम में होती है और इसका इकाई का नाम जो है वो है पॉलीसोम। क्या नाम है इसका? पॉलीसोम। बी के साथ जाएंगे आंसर। अब लाइसोसोम को जानते हैं आप, आत्महत्या की थैली कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति क्या होती है। तो आवृत्ति बढ़ जाती है और आवर्तकाल घट जाता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति झूला पर झूल रहा हो, अगर वो खड़ा हो जाता है तो उसकी आवृत्ति बढ़ जाती है, और जबकि आवर्तकाल घट जाता है। इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है जब सोडियम और क्लोरीन अभिक्रिया करते हैं तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। बात सही है। और आयनिक बंधन बनाते हैं और आयनिक बंधन बनाने के कारण ही नमक का निर्माण करते हैं। तो ये जो
क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है, जबकि सोडियम का परमाणु संख्या 11 है। इसलिए दोनों आयनिक बंधन बनाते हैं और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। आंसर ए के साथ जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का उपयोग निषेचक के रूप में किया था। निषेचक मतलब बेहोश करने के लिए किया था। आपको अगर सुंघा देंगे तो हंसते रह जाएगा, इसका ऐसा नाम है। इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। इसको लाफिंग गैस भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आपको हम सुंघा देंगे तो हंसते हंसते आप बेहोश हो जाइएगा। NO2 को ब्राउन गैस कहते हैं। जो आपके ऑप्शन में NO2 है उसको ब्राउन गैस कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे मिलाने से सीमेंट का जमना धीमा हो जाता है। तो सीमेंट का जमना धीमा होता है जिप्सम के मिलाने से। अगर जिप्सम नहीं मिलाएंगे तो पराग से यह जम जाएगा पानी देंगे तो, और मिस्त्री और लेबर के हाथ में ही सटा रह जाएगा। इसलिए कि यह देरी से जमे, सेटिंग इसका देरी से हो, इसीलिए इसमें जिप्सम मिलाया जाता है। आप जानते हैं कि सीमेंट में होता है चूना पत्थर। चूना होता है, चूना पत्थर का फॉर्मूला होता है CaO, सिलिका SiO2, जिप्सम CaSO4 2H2 को जिप्सम कहते हैं, एल्यूमिना Al2O2 एवं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सभी मिलकर सीमेंट का निर्माण करते हैं। और जिप्सम का उपयोग करते हैं ताकि देर से जमे, तुरंत एकाएक ना जम जाए। अगला क्वेश्चन है कि 11Na22 से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ। तो अगर 1 बीटा उत्सर्जन होता है तो ऐसी स्थिति में एक परमाणु संख्या इसका बढ़ जाता है। तो सोडियम के बाद मैग्नीशियम है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, जबकि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है। इसलिए इसमें एक परमाणु संख्या बढ़ जाएगा, तो बनने वाला जो पदार्थ होगा मैग्नीशियम। जबकि नाभिक से यदि एक अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो परमाणु क्रमांक 2 घटता है और द्रव्यमान संख्या 4 घटता है। परमाणु क्रमांक 2 घटता है जबकि द्रव्यमान संख्या 4 घटता है। लेकिन यदि एक बीटा कण का उत्सर्जन होता है किसी नाभिक से तो परमाणु संख्या मात्र 1 बढ़ता है और द्रव्यमान संख्या में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अल्फा बीटा आप समझ गए। गामा में जानते ही आप, गामा कण का कोई उत्सर्जन नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब अगला क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल होता है। तो इमली में होता है, खाते हैं खट्टा चीज तो टार्टिक अम्ल होता है। इमली में टार्टिक अम्ल, दूध में लैक्टिक अम्ल, और जो आपके चींटी काट लेता है उसमें होता है मेथेनोइक अम्ल, इसलिए आपको लहरता है। और नींबू में होता है, खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल होता है, इसलिए इमली का में होता है कौन सा अम्ल, टार्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है आपके बीच अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कौन है। तो नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को जो शोषित करने वाला तत्व है कैडमियम। कैडमियम जो होता है ना, रिएक्टर में नियंत्रक क्षार के रूप में कैडमियम का प्रयोग करते हैं या बोरोन का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस ताप पर H2O का घनत्व, H2O जल है तो H2O पर घनत्व अधिकतम होता है जो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा। तो जिस तापमान पर अगर घनत्व अधिकतम होगा उसी तापमान पर इसका आयतन कम होता है। चलिए, घनत्व अधिकतम तो आयतन कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो अश्रु गैस माने आंसू गैस। अगर उस गैस को छोड़ दिया जाएगा तो आपकी आंख से आंसू अपने निकलने लगा और आंख में इतना आंसू निकलेगा आंख फूल फूल के मोटा आ जाएगा। वो है अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉन। अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉन को कहते हैं अश्रु गैस। अश्रु गैस का फॉर्मूला होता है CCl3NO2। इसे इंग्लिश में टीयर गैस भी कहते हैं। CCl3NO2
अश्रु गैस का फॉर्मूला होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि कार्नेलाइट निम्नलिखित में किसका अयस्क है? तो कार्नेलाइट है मैग्नीशियम का अयस्क, कार्नेलाइट है मैग्नीशियम का अयस्क। जबकि अगर यही लिखा था कार्नेटाइड और तो ये रहेगा यूरेनियम का अयस्क। तो यूरेनियम का अयस्क कार्नेटाइड और पीच ब्लेंड होता है, आप जानते हैं भली भांति। और इस लेड यानी शीशा का जो अयस्क होता है, लेड शीशा का अयस्क होता है गैलेना। अगला क्वेश्चन है कि लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोलिकम, तो तनु हाइड्रोलिकम का सूत्र होता है HCl को डालने से क्या होता है? तो क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, इसलिए ऑप्शन ए HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन है कि जमीन के ऊपर दिखाई देने वाला मशरूम का भाग कहलाता है। जो जमीन के ऊपर आपको मशरूम का भाग दिखाई देता है उसको कहते हैं बेस्डियोकार्प। क्या कहते हैं उसको? बेस्डियोकार्प कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी बीमारी जीवाणु से होती है? तो जीवाणु से होने वाली बीमारी है हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, लिप्रोसी। ये सभी क्या होते हैं? जीवाणु से होने वाली बीमारी है। हैजा जो होता है विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है, जबकि टाइफाइड जो होता है साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड होता है, और टाइफाइड आंत को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त समूह ओ को सार्वत्रिक रक्तदाता कहा जाता है। क्यों? कि इनमें से कौन सा एंटीजन पाया जाता है? तो आप जानते हैं कि जो सर्वाधिक दाता है उसमें किसी प्रकार का कोई एंटीजन पाया जाता नहीं है। दो ही प्रकार के एंटीजन होते हैं हमारे बॉडी में, ए एंटीजन और बी। तो ए रक्त समूह में ए एंटीजन पाया जाता है, जबकि रक्त बी समूह में बी एंटीजन पाया जाता है। और ओ जो सर्वदाता है इसमें किसी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह वायरस जो अपने मेजबान को मारे बिना प्रजनन कर सकता है। तो मेजबान को मारे बिना, आप मेजबान में लगता हो कि क्या है मेजबान? तो दो तरह के लोग होते हैं, एक मेजबान एक मेहमान। यदि आप किसी के यहाँ जाते हैं तो आप मेहमान कहलाते हैं, और जिसके यहाँ गए वो मेजबान कहलाता है। तो ये जो क्वेश्चन है कहता है कि वह वायरस जो अपने मेजबान को मारे बिना प्रजनन कर सकता है, तो वो जो है क्या नाम है इसका? टेम्परेट वायरस। कौन वायरस है? टेम्परेट वायरस। अगला क्वेश्चन है स्तनधारियों में श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है। तो डायफ्राम कैसा होता है? तो धनुषाकार भी हो सकता है, चपटा भी हो सकता है, और नीचे धंसा हुआ भी हो सकता है। तो श्वसन के दौरान इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। श्वसन के दौरान जो डायफ्राम होता है धनुषाकार, चपटा, नीचे की ओर धंसा हुआ भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो जानते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है, जिगरा इसको कहते हैं, इसका इंग्लिश लीवर होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव विटामिन ई महत्वपूर्ण स्रोत है। तो विटामिन ई महत्वपूर्ण स्रोत है, तो कहता है कि पुराना कहावत है कि चना खाए मर्दाना तो खुश रहे जनाना। तो मोछ वाला चना खाइएगा तो अंकुरित वाला, तो आपके शरीर में जो होता है ई, विटामिन ई का निर्माण होता है। इसलिए अंकुरित अनाज खाना चाहिए, जिससे विटामिन ई आपके शरीर में बनता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरोल कहा जाता है, और विटामिन ई के कमी से बांझपन की बीमारी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युग्म में खुला परिसंचरण तंत्र होता है? तो आप तो भली भांति जानते हैं केचुआ का, कॉकरोच और केकड़ा। जैसे कॉकरोचवा जाता है पनिया में डूब के मर जाता है, क्योंकि जिससे सांस लेता है उसका खुले रहता है, और पानी घुस जाता है तो घुस जाएगा तो मर जाएगा।
इसलिए कॉकरोच और केकड़ा। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी थी। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी नर्तकी मूर्ति, वो कांसा का बना हुआ था, इसीलिए सिंधु सभ्यता को कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक ऋग्वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। तो जो प्रारंभिक लोग थे, जानते हैं सबसे पहला मनुष्य जो प्रयोग किया था धातु का तांबा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा तांबा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कनिष्क के समकालीन कौन थे। तो समकालीन कहते हैं जो, जैसे अभी आप मेरे समकालीन हैं, आप हमारे साथ वीडियो में हैं, बने हुए हैं, देख रहे हैं, मेरा वीडियो देखेंगे, हम दोनों एक साथ जीवित हैं, तो ऐसे लोग को समकालीन कहते हैं, कंटेम्प्रेरी कहते हैं। तो कनिष्क के शासनकाल में नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र समकालीन थे। आप जानते हैं कि जो वसुमित्र थे उन्हीं के शासन, उन्हीं की अध्यक्षता में बौद्ध की चौथी संगति हुई थी। और जो अश्वघोष कनिष्क के राज कवि थे, ये भी जानते हैं। और शून्यवाद के प्रतिपादन किया था नागार्जुन साहब, और नागार्जुन को ही भारत का आइंस्टीन भी कहते हैं, इसलिए आंसर बी। अगला क्वेश्चन है कवि कालिदास किसके राज कवि थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के राज कवि थे, और चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। यह गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासक थे। अब अगला क्वेश्चन है कि दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्कालिक पहले और बाद में शासन किया। तो आंसर इसका गुलाम वंश और तुगलक वंश। तो दिल्ली में 5 वंश शासन किया। गुलाम वंश, गुल खिलाया तुगलक ने, शादी किया लोदी ने। तो गुलाम वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, उसके बाद अंतिम था लोदी वंश। तो सैयद, ये जो था वंश जिसके खिलजी वंश, इन्होंने शासन किया 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक, और 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश शासन किया था। अब अगला क्वेश्चन है कि मदद ए मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित है। तो मदद माने मदद करना, तो मास, मदद ए मास मुगल प्रशासन में विद्वानों को दी जाने वाली टैक्स फ्री भूमि था, राजस्व मुक्त भूमि था, विद्वानों को दी जाती थी, उसको मदद ए मास के नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन है अकबर ने तीर्थ कर किस वर्ष समाप्त किया। तो आप जानते हैं अकबर का जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में, और उसके बाद राजगद्दी पर 1556 ईस्वी में बैठा था। तो दास प्रथा का अंत किया था इसने 1562 ईस्वी में, और यहाँ तीर्थ कर समाप्त किया था तीर्थ 63 में किया था, और जजिया कर को समाप्त किया था 1564 ईस्वी में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 63, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है चटगांव वर्तमान में बांग्लादेश में पड़ता है। चटगांव शस्त्रागार पर हमले, शस्त्रागार कहते हैं जहां पर सेनाओं के शस्त्र रखे होते हैं, उसे शस्त्रागार कहते हैं। तो शस्त्रागार पर हमले के दौरान जो मारी गई थी क्रांतिकारी, उनका नाम था प्रीति लता वाडेकर, और चटगांव से संबंधित थे हमारे मास्टरदा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य सेन। अब अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं है। तो अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, ये सभी काकोरी क्रांतिकारी कांड से संबंधित थे, जबकि प्रफुल्ल चाकी इससे संबंधित नहीं थे, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा प्रफुल्ल चाकी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित
निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया? तो गांधी जी संपादन किए थे नवजीवन का। नवजीवन का गांधी जी संपादन किए थे हिंदी भाषा और गुजराती भाषा में। और ये जो संपादन किए थे 1919 से लेके 1931 ईस्वी तक चलाए थे। अहमदाबाद में इसका प्रकाशन होता था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू हुई। प्रांत माने राज्य होता है दोस्तों। तो भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू हुई थी तो प्रांत को स्वतंत्र रूप से अधिकार किया गया था 1935 के अधिनियम, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935। आंसर हो जाएगा इसका भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? तो विजयनगर का जो राजा थे कृष्णदेव राय, वो लड़े थे कुली कुतुब शाह से। किससे लड़े थे? कुली कुतुब शाह से लड़े थे। विजयनगर के राजा, प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय लड़े थे। अगला क्वेश्चन है नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ शिलान्यास किसने किया था? विद्यापीठ और नेशनल कॉलेज, विद्यापीठ यूनिवर्सिटी का नाम है। तो इसका उद्घाटन किए थे हमारे महात्मा गांधी, जिन्होंने 6 फरवरी 1921 ईस्वी को नेशनल कॉलेज और विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किया था। अब अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास जो विभाग था वो था खाद्य एवं कृषि विभाग था। और 1946 में बनी अंतरिम सरकार जो बनी थी उसमें गठन हुआ था किसकी उपाध्यक्षता में? पंडित जवाहरलाल नेहरू में। अंतरिम जो सरकार थे उसमें कुल मिला के 14 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 14। शुरू में मुस्लिम लीग तो भाग नहीं लिया, इनकार किया, भुच-भाच किया, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें शामिल हुआ था। और मुस्लिम लीग की ओर से एक लियाकत अली खान था जो वित्त मंत्री बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। तो अस्थायी ऐसे कहते हैं जिसको कभी भी भंग किया जा सकता है। तो आप जानते हैं कि राज्यसभा को भंग कभी नहीं किया जा सकता है, विधानसभा को भी भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसका प्रावधान है भंग करने का, लेकिन तत्कालिक नहीं किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा लोकसभा और विधानसभा। बिहार विधानसभा पटना में है, भारत का लोकसभा नई दिल्ली में है। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? तो कोष माने जहाँ से पैसा, ट्रेजरी का हिंदी होता है कोष, तो उसका जो अभिरक्षक अंग होता है विधानमंडल। विधानमंडल के नियम के द्वारा ही राष्ट्रीय कोष का रक्षा किया जाता है, इसलिए इसके अभिरक्षक हो जाएगा विधानमंडल। आंसर हो जाएगा इस 41 का सी। अब अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? तो आप जानते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने का जो प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 317 के अंतर्गत, यदि उसका सदस्य या अध्यक्ष कदाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसको पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा। आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से एक भारत संघ का सह राज्य था। पहले सह राज्य था, बाद में पूरा राज्य बन गया। आप जानते हैं 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को 1975 में भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किसने प्रभावक समूह को
विधानमंडल का तीसरा सदन माना। तो ये सब कथन है, थ्योरी है। तो ये माना था HM फाइनल। HM फाइनल विधानमंडल को तीसरा सदन माना था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना ली गई है अमेरिका के संविधान से, जबकि प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। इसलिए इनमें से आंसर हो जाएगा कोई नहीं, ऑप्शन 4। आप दोस्तों लिख लो कि अमेरिका से लिया गया प्रस्तावना को, और भाषा लिया गया है इसका कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। इसलिए इनमें आंसर अमेरिका लिख लो आप लोग। चलो अगला क्वेश्चन है भाई कि हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन है। तो हिमाचल प्रदेश में जो स्थित दर्रा है वो हो जाएगा आंसर शिवकिला। आप जानते हैं कि शिवकिला, रोहतांग, बारालाचा ये दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, जबकि नाथुला दर्रा सिक्किम में है, और जोजिला दर्रा लद्दाख में है, और जेरलेपला दर्रा सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है। तो अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा जो है वो है वेनेजुएला। अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है वेनेजुएला। बहुत बच्चों को बेसिन समझ में नहीं आता है, तो नदियाँ जिस राह से बहती हैं न उस राह को बेसिन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा नहीं है। तो नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा है मध्य प्रदेश, क्योंकि नर्मदा वहीं से निकलती है, आपको पता ही है। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, निकल के गुजरात पहुंचती है, गुजरात पहुंचने से पहले थोड़ा महाराष्ट्र में घुसती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में भी है, गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी है, तो राजस्थान में नहीं है। इसलिए आंसर इसका हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन है कि ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज कौन सा है। तो ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला जो खनिज है वो है पेट्रोलियम। कौन सा है, पेट्रोलियम। अब अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी कितनी पुरानी है, इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। तो पृथ्वी कितनी पुरानी, इसका निर्धारण करने के लिए रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण किया गया है। इसी से निर्धारण होता है कि पृथ्वी कितनी पुरानी है। अगला क्वेश्चन है कि जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांटा गया है, नई मिट्टी और पुरानी मिट्टी। तो नई मिट्टी का नाम है खादर मिट्टी, क्योंकि खखोरले नदियाँ लाती है खादर मिट्टी को, और वही नदियाँ जब मिट्टी जब पुरानी हो जाती है तो उसका नाम बांगर कहते हैं। इसलिए जो नई जलोढ़ मिट्टी उसका नाम है खादर मिट्टी। आंसर ए, बांगर को कहते हैं पुरानी मिट्टी। चलिए अब अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर करती है। तो सरदार सरोवर बांध करती है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश को, और कुछ इसका हिस्सा इसका पानी बांध का राजस्थान में भी जाता है। इसलिए आंसर ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा निजी कारपोरेट क्षेत्र की बचत है। तो निजी कारपोरेट क्षेत्र की जो बचत है उसका नाम है अभितरित लाभ। अभितरित लाभ को निजी कारपोरेट क्षेत्र का बचत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले जो आज़ादी के बाद बनाया गया बंदरगाह वो कांडला है। जो कांडला बंदरगाह गुजरात में पड़ता है, यह कच्छ के रण में है।
और कांडला गुजरात का नाम दोस्तों बदल के कर दिया गया है दीनदयाल बंदरगाह, जो कि 2017 में केंद्रीय सरकार ने इसका नाम बदला था। दीनदयाल हो गया कांडला का नाम। अगला क्वेश्चन है कीमत सिद्धांत को कहा जाता है। तो कीमत सिद्धांत को जो कहते हैं उसका नाम है समष्टि अर्थशास्त्र। उसका नाम है समष्टि। सॉरी दोस्तों, ये लगता है आंसर गलत दिया गया है। इसका आंसर होना चाहिए व्यष्टि अर्थशास्त्र, क्योंकि बुक में ये गलत है। कीमत का जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र इसका आंसर होना चाहिए। इसलिए इसका आंसर आप लगा लें डी नंबर। अब अगला क्वेश्चन है आपके बीच कि प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस मनाते हैं 15 मार्च को। आप जानते हैं कि 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस विश्व में मनाया जाता है, और भारत में उपभोक्ता दिवस जो मनाते हैं हम लोग 24 दिसंबर को। अब अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन है, आप जानते ही हैं। राष्ट्रमंडल में ऐसे देश शामिल होते हैं जो कि एक समय हम इंग्लैंड का गुलाम रह चुका है। तो वर्तमान में कुछ राष्ट्र गुलाम रहते हुए भी इससे निकल गया है। तो जो राष्ट्रमंडल का महासचिव भारत के चुने जाने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम है कमलेश शर्मा। कमलेश शर्मा बने थे राष्ट्रमंडल के बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र में इसकी अवस्थियों का सही युग्म कौन सा है। तो आप जानते हैं कि खनिज तेल लूनेज क्षेत्र गुजरात में है, क्लास 9-10 में लिखा हुआ है। केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी में, और सुरमा घाटी असम में है। इस प्रकार इनमें से सभी सही है। अगला क्वेश्चन है टिहरी जल विद्युत परिसर। तो टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में। तो टिहरी जल विद्युत परिसर कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है। तो पर्यावरण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम जो है वही काम करती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। तो जो पारिस्थितिक तंत्र में भू रासायनिक चक्र नहीं है, तो आप जानते हैं ऑक्सीजन, जल से ऑक्सीजन निकलता है, तो पत्ते से निकलता है, पेड़ के पत्ते से। नाइट्रोजन भी जानते हैं, नाइट्रोजन आता है जाता है, लेकिन फास्फोरस चक्र में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके बीच कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं। तो हरे पौधे जो सूर्य प्रकाश का ग्रहण करते हैं मात्र 1% ग्रहण करते हैं। हरे पौधे सूर्य का मात्र 1% ग्रहण करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है। तो आहार जाल कहा जाता है। आहार जाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन से मरुस्थल की जल दाब स्थितियों में विकसित होता है। तो मरुस्थल में जो उगने वाले जो होते हैं उसको कहते हैं जीरो। वहाँ किसी प्रकार कोई संघर्ष होता नहीं, इसलिए उसका नाम है जीरो फाइट। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी मल जल की जैविक अशुद्धियाँ का एक हिस्सा है। तो आप जानते हैं कि आप कभी भी जाएंगे बाथरूम के पास से, जहाँ आपका शौचालय वहाँ से गुजरेंगे तो आपको अमोनिया गैस महकेगा। तो अशुद्धित जैविक जो है सीवेज का, उसको कहते हैं यूरिया। अब अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह को जानते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी गृह मंत्री हैं। अमित शाह ने किस स्थान पर देश के पहले नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन किया था। तो जो अमित शाह हैं नैनो DAP का उद्घाटन किए थे गुजरात की राजधानी गांधीनगर में।
और नैनो यूरिया का जो छिड़काव होता है दोस्तों, ज़मीन पर नहीं बल्कि पौधों पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल को शॉर्ट में लिखा है फेस्ट 2024 का जो आयोजन किया गया था वो गोवा में किया गया था। कहाँ किया गया था? गोवा। गोवा की राजधानी पणजी है, आप जानते ही हैं। इसका उद्देश्य संगीत और नृत्य के माध्यम से दिव्यांग जनों को प्रतिभा का प्रदर्शन करना है। दिव्यांग जन भाइयों को प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सूरजकुंड शिल्प मेला हरियाणा में लगता है, सही है। उसके बाद लिखल है नोवाखाई कृषि उत्सव उड़ीसा में होता है, ये भी सही है। गंगा उत्सव होता है नई दिल्ली में, ये भी सही है। जबकि हिम उत्सव जो लिख दिया उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड में नहीं बल्कि हिम महोत्सव मनाया जाता है लद्दाख में। इसलिए आंसर इसका हो जाएगा बी, गलत है। अब अगला क्वेश्चन है कि बीसीसीआई जानते हैं आपको, भारत में क्रिकेट का सबसे बड़ा जो बोर्ड है बीसीसीआई है। और बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया। तो भारतीय महिला टीम का जो मुख्य कोच निर्धारित किया गया है वो है अमोल मजुमदार। दोस्तों अमोल मजुमदार महाराष्ट्र में मुंबई क्रिकेट टीम के सदस्य रह चुके हैं। इनको वर्तमान में महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया। अगला क्वेश्चन है कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक के लेखक कौन है। कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक के लेखक है अनीता भरत शाह कलर्स ऑफ डिवोशन के लेखक हैं। जबकि ये जो आपको देख रहे हैं रूपा पाई द्वारा लिखी वर्तमान में पुस्तक है द योगा स्ट्रेस ऑफ चिल्ड्रेन। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने बच्चों को 6 श्रेणियों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। तो 2024 में जो 6 श्रेणियों में बाल पुरस्कार बच्चों को दिया गया है उनकी कुल संख्या है 19। इसको द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रदान किया था 22 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन भी है कि भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफी कहाँ का उद्घाटन किस शहर में किया गया। तो इसका उद्घाटन किया गया कोच्चि शहर में, जो कि केरल में है कोच्चि शहर। ये हमारा आज के चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों। इस प्रकार यूडिटेरिया का टेस्ट नंबर 3 आज समाप्त हुआ। कल हम आपके लिए लाएंगे चौथा नंबर टेस्ट। और इसके अलावा इस चैनल पर हमारा और भी टेस्ट सीरीज ला रहे हैं। आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और संघर्ष जारी रखें। आप जानते हैं कि जिनका संघर्ष लगातार चलते रहता है उन्हीं को सफलता मिलती है। बिना संघर्ष के किसी प्रकार किसी को सफलता नहीं मिलती है और हिम्मत हार कर बैठ जाने वाले को कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए हमारा संघर्ष जारी रहे और आपको सफलता मिले, यही कामना के साथ आज का टेस्ट को यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। भारत माता की जय।